अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर फौजिया अफजल ख़ान, जो कि हमारे पास सीधा अमेरिका से आई हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर भी हैं, साथ में ऑथर भी हैं, साथ में इनको कल्चरल एक्टिविज़म में भी इंटरेस्ट है बहुत, साथ में सिंगर भी हैं, साथ में ये टॉक्स भी करती हैं और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लिस्ट डाउन करूँ तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा मेरा। और उससे ज़्यादा हमारे अजोका की ये बहुत 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 पुरानी दोस्त हैं। मदीहा गौहर जो अजोका की फ़ाउंडर हैं, उनके भी ये काफ़ी पुराने तकरीबन बचपन की दोस्त ही हैं और इन्होंने अजोका के बारे में इनफैक्ट काफ़ी लिखा है। उनकी एंथोलॉजी अपने बुक्स के उन्होंने चैप्टर्स में लिखी हुई है और इसके अलावा शी इज़ वेरी मच इनटू ब्रिजिंग द कल्चरल गैप which exists here, and plus she always gives importance to linking to her roots in Pakistan while staying in America herself. And इससे पहले कि मैं कुछ और भी कहूँ मेरे साथ बैठे हैं शाहिद नदीम जो जिस पॉडकास्ट को हमारे साथ को होस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह ये डॉक्टर फौजिया अफजल खान को जानते हैं उतनी अच्छी तरह तो मैं भी नहीं जानती. सो ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस लर्न मोर अबाउट हर. So over to you. जी, it's always a pleasure. मतलब फौजिया का कह सकते हैं कि she is really a hurricane, cultural hurricane, force of nature जिसको कहते हैं. जब आती है तो लाहौर शहर में तहलका मच जाता है. She is so active, मुख्तलिफ चीज़ों में, कहीं कोई टॉक दे रही हैं, कहीं पर कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और कुछ नहीं तो घर पे पार्टी रख लेती हैं जिसमें हर तरह का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है. सो एंड शी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, और मेरे से ज़्यादा मेरी लेट वाइफ की दोस्त थी मदीहा की. और ये सिर्फ दोस्ती एक ज़ाती सतह पे नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनल, आर्टिस्टिक, कल्चरल लेवल पे, सोच की लेवल पे. तो अभी आई हैं तो एक्चुअली इनके साथ हम कुछ काम कर रहे हैं. एक हमने प्ले नया लिखा है मिलके, लॉरेंस इन लाहौर के नाम से, इंग्लिश में फॉर ए चेंज, और उसकी हम ड्रामेटिक रीडिंग भी करने वाले हैं. सो इट इज़ नाइस टू have her and go through her turbulent career and along with Ajoka's own development. So let's start. Welcome to Pakistan. बहुत शुक्रिया. It's a pleasure to be here and really a pleasure to be part of this new. आप लोगों ने ये एक podcast भी शुरू किया है अजोका के नाम से. So I'm really honored. Thank you. Thank you for coming. So आप कितने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आती हैं और क्यों आती हैं? तो मतलब हम यहाँ से निकलने की कर रहे हैं, आप वापस आई जा रही हैं. तो वो बस वही हो जाता है ना, you want what you don't have वाली बात हो जाती है, हैं. तो नहीं, मैं आती, I think since I left actually in 1979. मतलब मैं तो यहाँ से गए हुए और वहाँ पे अमेरिका में मेरा ज़्यादा अरसे की रिहाइश रही है दैन कंपेयर टू हाउ लॉन्ग आई एक्चुअली लिव्ड इन पाकिस्तान. सो बट यू सी, आई हैव बिन कमिंग बैक वर्चुअली एवरी ईयर. हर साल नहीं तो हर 1.5-2 साल में, लेकिन तकरीबन हर साल फ्रॉम डे वन, बिकॉज उस वक़्त तो खैर मेरा माई पेरेंट्स वर अलाइव, दे वर हियर, दे वर बेस्ड इन लाहौर. मेरे एक भाई जो उनके साथ रहते हैं वो सारे मेरे, और रिश्तेदार, मामू मामियाँ, कज़न्स वगैरह. सो मेरा तो आना जाना उस फैमिली के एक वजह से भी मैं आती थी. बट ऑल्सो एज शाहिद हैज़ मैंशनड, मेरे कुछ प्रोफेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत हैं. And I very early on, हमारे लिए as a professor, I mean, for my research projects and the books that I wanted to write, वो after my initial dissertation, जो मैंने एक PhD के लिए मैं गई थी 1979 से, जब मैंने आपको कहा है, तो I went there to do my PhD. लेकिन वो PhD करते करते 6-7 साल जब गुजर गए तो मैं बस I sort of ended up there. I met my husband there, and हालांकि वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन somehow we both ended up working there and living there and then having our kids there. लेकिन चूँकि मेरा dissertation के बाद जो मेरे interest develop हुए once I started teaching, actually that whole shift in my own
जिसको कहना चाहिए ना काम के लिहाज से, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अजोका. बिकॉज मैं आई थी यहाँ पे जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग, बट आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई PhD, और वो एक इंग्लिश राइटर्स, आई मीन साउथ एशियन राइटर्स जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं ना, उन पे मेरी कुछ डिसर्टेशन थी. तो मैं फिर आई हैड जस्ट हैड माई फर्स्ट चाइल्ड, माई गर्ल, माई लिटिल डॉटर, नेम्ड ऑल्सो बाय नेम्ड आफ्टर एन फॉर्मर जोकनी कह लें, बट सर्टनली द सिस्टर ऑफ मदीहा गौहर, तो फरियाल. तो उसको मैं एज अ बेबी आई हैड ब्रॉट हर हियर एंड आई वाज हियर फॉर सम टाइम. तो मदीहा उस वक़्त शी हैड जस्ट स्टार्टेड अजोका, एक आध साल या 1-2 साल हुए थे. तो शी वॉज गोइंग टू परफॉर्म दिस न्यू प्ले जो उनको आया हुआ था लंदन में. एक हमने सुना था अभी हमारे एक एमनेस्टी इंटरनेशनल में फॉर्मर यूनियन स्टूडेंट यूनियन लीडर, बड़ी ज़बरदस्त एक लेफ़्ट की आवाज़, वो शाहिद नदीम साहब. आई हैड नेवर मेट हिम, आई डिडंट नो मच अबाउट हिम, बट वो ड्रामा वो उन्होंने भेजा हुआ था, शायद मदीहा ने हैड रिक्वेस्टेड कि आप कुछ लिखें. सो दैट प्ले वाज कॉल्ड बरी. And then I was here for some time. और unlike in the West, जब छोटा बच्चा तो एक you have to be looking after it continuously, ना आपकी कोई हेल्प है ना कुछ. यहाँ तो मैंने फटाफट अम्मी के हवाले किया, आया ढूंढी, मैंने कहा मैं तो ड्रामा करने जा रही हूँ. मदीहा ने मुझे कहा. So that was the beginning, and then I performed with them, and as a result, by the time I went back, I was so enthralled by this new movement, एक theatre movement के लिहाज से, but also जो वो जुड़वा उसका हो रहा था ना, it was connected to the MRD, the Movement for Restoration of Democracy, and also with the women's rights movement जो WAF वगैरह की यहाँ से शुरू हो रही थी. तो मेरे सारे interests उसमें ज़रा combine हो गए, and I thought कि मैंने अब इस मौजू पे next book जो मैंने लिखनी है, तो वो उससे शुरुआत हुई. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, आप ज़रा ये बताइए कि बरी में आपको मदीहा ने कास्ट किया, आपने एक बड़ा मज़ेदार रोल उसमें किया, एक दरवेश औरत का, और उसकी ज़बरदस्त उसकी सिंगिंग भी उसमें शामिल थी. जी. उसके बाद फिर आप उसकी टेप लेके जहाज़ पे रवाना होके कहीं गई थी, उसके बारे में ज़रूर बताएं. वाकई ही बहुत ये एक मज़ेदार कहानी है और बड़ी एक अहम कहानी है फॉर अजोका हिस्ट्री ऑल्सो, जिसमें कि मेरा भी एक छोटा सा रोल है. सो वो हुआ यूँ कि जब वो हमने कर लिया प्ले, और माशाल्लाह बहुत, वो गोइटे इंस्टीट्यूट में उस ज़माने में ना एक हमारा बाहर स्टेज इनका अजोका का होता था, तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था प्ले. तो उस ज़माने में देखें ना जी, ये जो आजकल सब सहूलतें हैं आप सबको, वो तो नहीं थी. सो दैट यूज्ड टू बी VHS का वो दौर था. तो वो एक VHS इतनी बड़ी टेप, और वो बनी उसकी. फिर मदीहा ने कहा कि भी ये कॉपी जो है, ये जो हमारे प्ले राइट हैं जो लंदन में है, क्योंकि तुम जा रही हो वाया लंदन. फिर मैंने, मेरा ख्याल है वो बाकायदा मैंने वो कि भाई मैं रुकती भी जाऊं और ज़रा कोई 1-2 दिन उधर ब्रेक जर्नी करूं, वो इस तरह हुआ. तो वो फिर मैं रुकी लंदन. वहाँ पे एक मुझे एड्रेस मिला कि भी इस फ़लानी फ्लैट में फ़लानी जगह में शाहिद नदीम साहब वहाँ रहते हैं, उनको आपने पर्सनली जाके ना ये टेप देनी है. मुझे बताऊँ इधर कौन सा गाना याद आ रहा है? कबूतर जा जा जा. You actually played a big part in their love story. Well, that was what I was Yeah, you were the exactly. कबूतर I in was the that कबूतर. story. उन्होंने तो मुझे कबूतर के तौर पे मुझे इस्तेमाल किया, और मैं बड़ी खुशी उड़ती भी वहाँ गई. And then that was the first time that I met Shahid, young, handsome and brilliant, and बड़ा मुझे मज़ा आया आपसे That was the मिलके. first time I saw Madiha's work, Yes. my play being performed there. क्योंकि और कोई उस ज़माने में तो 87 की बात है, बिल्कुल. 86, 87 की. 87. अच्छा, because इधर फरियाद थी. थोड़ा हम कल्चर से हट के अगर बात करें, आप आंटी की बहुत अच्छी नजदीकी दोस्त थी. जी हाँ, बिल्कुल. So when you met him, did you approve of him? Oh, I loved him immediately. मैंने Yeah? कहा, oh my God, this man knows what he's doing. Yeah. And of course, I was aware of his political activism. The reason in the first place why he was in London working for Amnesty and doing that kind of really important
एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म ही इनकी थी ना, और वो भी एक प्रोग्रेसिव जो कि जिसके साथ इनकी जो एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बन रही थी विद अजोकाज ओन, जिसको कहते हैं ना, अजोका का जो अपना एक आइडियोलॉजिकल एक बिलीफ था जिसकी तहत पे एक अजोका बना था। तो वो अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ दकियानूसी एंड वेरी प्रॉब्लमेटिक जो हमारी एक एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलती है, तो वो मैंने कहा कि ये तो मैच मेड इन हेवन हो गया है। तो खैर उस वक्त तो मैंने नहीं, बिकॉज एट द टाइम आई थिंक देयर वर अदर इश्यूज एंड वो नहीं, आई मीन इट डिडंट occur to me कि ये हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर ये ख्याल आया था कि ये इनका जोड़ और मदिया का बहुत सही बैठता है। बैकग्राउंड ये है, यानी बिफोर बरी जी। मदिया वो यूके में आई हुई थी, ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप था I और see. मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। उन्होंने मेरा जो वेरी फर्स्ट प्ले विच आई रोट एज ए स्टूडेंट वो देखा हुआ था कनेट कॉलेज में, मरा हुआ कुत्ता। मरा हुआ उन्होंने कहा जी आप वही हैं जिन्होंने वो लिखा था। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता है? उसने कहा जी आई वाज देयर अमंग द ऑडियंस, इतना अच्छा प्ले था तो आपने उसके बाद क्यों नहीं लिखा? तो मैंने कहा भी कोई ग्रुप हो जो प्लेस करे तो फिर ही इंसान लिखता है, मेरे पास सही। पढ़े हुए हैं कुछ। तो उन्होंने कहा जी अब हमने बनाया है जोका तो आप उसके लिए लिखें। एंड यू नो शी वाज सो persuasive. Oh yes, persistently persuasive. हाँ, उन्होंने कहा जी आपको इंटरनेशनल लेबर डे है 80 मार्च 87 में, उसके लिए आपको हर सूरत में लिखना है। तो ये उसके बाद ये तो चली गई। अब मेरे ऊपर आ गया कि अब बड़े सालों बाद, और मुझे आई वाज इन टच विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग अंडर जियाज पाकिस्तान, तो आई वाज एन एग्जाइल और आई कुडंट गो बैक। तो फिर वहां से मैंने बरी लिखा, वहाँ की दिसंबर की सख्त जो ठिठुरने वाली सर्दी में और अपने काम छोड़ के बाकी, और वो फिर मैंने भेजा और उसके बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग मुझे आपके ज़रिए मिली। तो ये मेरा वो प्ले और उस प्ले का जो चिट्ठी की बजाय ड्रामे की शक्ल में वापस आना, I think that was a milestone. It was definitely a milestone and the rest, as they say, is history. अच्छा, ये जरा बताएं आपका अपना रोल क्या था उस प्ले में, क्योंकि वो अभी तक लोगों को याद है। देखिए जी, वो जो रोल था वो मेरे लिए, यानी कि इट टर्न्ड आउट, उस वक्त तो नहीं मुझे मालूम था, बट दैट इन्वॉल्वमेंट एंड दैट रोल एंड व्हाट आई सैंग, बुल्ले शाह की काफ़ी जो ख़ास मदिया ने कहा कि ये वाली इस पे बैठती है, ये तुम तर्ज सीखो और ये तुम्हारे कैरेक्टर ने उसमें गानी है, दैट हैज़ प्रूवन टू बी वन ऑफ दोज माइलस्टोन मोमेंट्स इन माई लाइफ, जो ओवर द नेक्स्ट 4 decades फ़र्क यानी you know at different moments in my life and different locations in the world, मुख्तलिफ चीज़ें जो मैं कर रही हूँ उन सब में somehow वो बैठ जाती है, वो उभर आती है, फिर वो मैं गा देती हूँ, चाहे वो एक एकेडमिक सेटिंग है। उसकी वजह से तो मेरी रिचर्ड शेकनर से दोस्ती हुई। ही हर्ड मी सिंग दैट एट अ कॉन्फ्रेंस। ये रिचर्ड शेकनर जो फेमस थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ थिएटर स्टडीज, परफॉर्मेंस स्टडीज, एडिटर एंड फाउंडिंग एडिटर ऑफ थिएटर जर्नल कॉल्ड TDR, एक मशहूर तरीन जो पूरी दुनिया में मशहूर है, चाइना से भी ये निकलता है उसका एक। तो वो उससे इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग हुई। तो वो जो रोल जो था ना, जो आपने पूछा, वो मेरे लिए अहम, मेरे करियर में बहुत यानी कि इट हैज़ वर्कड आउट एज दिस थिंग दैट हैज़ गॉटन मी into different wonderful situations. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो किसी तरह हैं जी। मरियम उसका नाम था। मरियम औरत थी जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था, and she was basically a woman. She was based on the reality जो हमारे यहाँ थी उस वक़्त, अभी भी होगी कि यू नो women who are sometimes found, जो हमारे जो दरबार होते हैं सूफियों के, जैसे दाता दरबार है वगैरह, तो उधर से, बल्कि प्ले में आई थिंक वो दाता दरबार में या शाह हुसैन था, वहाँ पे वो you know she is not tied to anybody, no man, no family. वो एक दरवेश वहाँ पे भी जैसे मिलते हैं, मर्द भी होते हैं, औरतें, वो बस उधर ही गा रही है, नाच रही है। तो because this was the time of ज़िया-उल हक and his पॉलिसीज़, वो कि जी इसको पकड़ के जो इस तरह की कोई औरत उनको लगता है वो कि ये तो बड़ी कोई यू नो ख़राब औरत है या बलूस औरत है, या इसका तो क्या कौन है, ना मर्द है ना कुछ है, इसको आप उठा के जेल में बंद कर दें। सो दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रेमिस ऑफ द प्ले। सो शी इज़ अ कैरेक्टर इन दिस
जेल सेल जिसमें 3 और औरतें मौजूद हैं. सो इट्स अ प्ले बेस्ड ऑन दीज 4 women जो मुख्तलिफ आपके जो क्लासेस हैं सोसाइटी के उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं वो ख़वातीन. और फिर उनमें जो एक रिलेशनशिप्स बनती हैं, एक दूसरे के बारे में वो सीखती हैं और एक कॉन्शियंटाइजेशन की एक प्रोसेस आती है सब में कि भाई अगर ये औरत मुझसे ठीक है, मुख्तलिफ है, उसके फ़र्क प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन what she is facing simply by being a woman, और वो कितनी ऑपरेशन और कितनी एक ऑपरेसिव स्टेट बन रहा है. जेल तो में क्या हमें होता है एक उसके दूसरे साथ? का साथ देना ज़रूरी है. लुब्बे लुबाब तो यही था ना. लेकिन जेल में वो she is raped and She becomes is, pregnant उसके and साथ, she हाँ doesn't जी. want to have an abortion. So this was the हाँ. मेरे, you know, I love that role, Shahid, because you know I believe in challenging, जिसको कहते हैं ना status quo, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, चाहे वो कहीं भी हो, या यहाँ हो या अमेरिका में हो. जो status quo जब वो सेट होता है, वो फिर आपके ऊपर लिमिटेशंस पैदा करता है कि ये नहीं करना, ये करना है, ये कह सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते हैं. आजकल जो अमेरिका में चल रहा है, वी नो, कुछ लोग जो सर्टन चीजें कहेंगे उनकी उधर ही गिच्ची दब जाएगी. सो इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पे उस वक्त यूं हो रहा था और कहीं और नहीं हो रहा था. सो वो एंटी स्टेटस क्वो कैरेक्टर है वो, और शी इज हर ओन पर्सन एंड शी सेज के हाँ ठीक है लेकिन मैं ये बच्चा रखूंगी. तो उसमें वो बुल्ले शाह की वो जो मशहूर जो है नाम है ब्याही, वो अगर आप थोड़ा सा गा के सुना देना. जरूर गा देते हैं जी. आपका तो कहा, ये भी मदिया से कुछ कम नहीं है. मदिया को तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि कहे तो शाहिद साहब के साथ भी इसी तरह है. ना मैं ब्याही ते ना मैं कवारी, ना मैं ब्याही ते ना मैं कवारी, बेटा गोद खिड़ावांगी मैं. हाँ मैं रुठड़ा यार मनावांगी. वाह 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 वाह, जबरदस्त. Yeah, the range in your voice. हाँ. ये जरा म्यूजिक के बारे में चलो बात चलने के लिए जरा बताएं, आपका इसमें क्या पैशन है या क्या दिलचस्पी है? इस तरह है कि मुझे शौक तो म्यूज़िक और यानी कि मौसीकी गायकी से बहुत था हमेशा से, बचपन से. तो आई थिंक जब ये शुरू हुई थी PTV के जब शुरुआत हुए थे, तो वो एक नाहिद न्याजी और मुस्लिउद्दीन होते थे ना, वो बच्चों का प्रोग्राम करते थे. तो मैंने इतना मैंने कहा मी उसमें मैंने ज़रूर जाना है. सो उधर से मेरा ये शौक़ शुरू हुआ. आई यूज्ड टू गो देयर एंड परफॉर्म और बड़ा मज़ा आता था. तो खैर एनीवे, फिर हम लोगों के एक्चुअली आई लिव्ड अब्रॉड फॉर अ फ्यू ईयर्स. माय फादर वाज पोस्टेड टू वेरियस प्लेसेस इन अफ्रीका. लेकिन हम आई थिंक आई वाज अबाउट 12-13 साल की हो गई थी जब व्हेन वी केम बैक एंड सेटल्ड बैक इन लाहौर. तो उस वक़्त ये सादत हसन मंटो की जो बेटी एक है ना, मंजली वाली नुज़त, she was getting married to one of my mamoos, and she had a beautiful voice and she had a wonderful ustad. तो मैंने उनको से मैंने कहा भी मैंने तो रखना है, मैंने तो खुद उस्ताद रखना है. तो उनके जो उस्ताद थे जो कि रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, सारंग वो थे, वो बजाते थे, सारंग बजाते थे. सारंगी नहीं, सारंगी नहीं, आई एम सो सॉरी, जिस क्या कहते हैं जाइलोफोन को क्या कहते हैं? जलतरंग, नॉट सारंग, जलतरंग. सारंग तो खैर आपके बेटे का नाम है. जलतरंग बजाते थे और सितार भी बजाते थे और निहायत उम्दा इंसान थे. ही बिकेम लाइक अ सेकंड फादर एंड ही स्टार्टेड कमिंग टू माय हाउस एंड टीचिंग मी क्लासिकल म्यूजिक. और अब उस ज़माने में अब आप देखें कि कोई ख़ास तवज्जो, मतलब अलावा जो हमारे प्रोफेशनल जो गाने वाले जो थे, हमारे कुछ चंद जो गाते थे क्लासिकी मौसीकी, सीखने में कोई ख़ास नहीं था. सिर्फ मैं ही थी. जब आफ्टर मैनी इयर्स यू नो देन आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन आवर, एक होते थे ऑल पाकिस्तान मौसीकी क्लासिकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह. तो उसमें मेरा हर दफ़ा फर्स्ट प्राइज आ जाता था. नॉट यू नो नेसेसरली बिकॉज आई वाज दैट गुड, बट कोई मेरा कंपटीशन ही नहीं होता था. नहीं तो क्योंकि वो है. बट उसके बाद देन इन कॉलेज आई मेट सारा जमान
उस वक्त तो शी वाज सारा समथिंग एल्स, आई फॉरगेट हर मेडन नेम। तो वो ठुमरियाँ गाती थी, मैं पक्के ख्याल गाती थी। तो हमारी भी एक अच्छी सी एक दोस्ती भी, हल्की सी राइवलरी भी, इट वाज वेरी नाइस। वी यूज्ड टू सिंग इन किनेर, तब हम थे। तो वो उसमें यू सी, एंड देन आई टुक म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन बीए। तो उस वक़्त अपना क्या नाम है, अल्लाह बख्शे उनको, हयात मोहम्मद खान साहब, हाँ। जो कि इतनी बड़ी एक शख्सियत हमारी जी। यहाँ पे, हु हैड केप्ट दिस म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सोसाइटी और अलाइव इन पाकिस्तान ना। तो ही वाज माय एक्सटर्नल एग्जामिनर, और उन्होंने तो मुझे 100 पे 100 मार्क दे के, तो मेरी तो पोजीशन आ गई। अब वो कहें कि तुमने, और मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ बाहर। इतने नाराज़ हुए थे वो मुझसे, उन्होंने कहा कि तुम क्यों बाहर जा रही हो बीबी, तो हमारे पास तो इस तरह के हैं ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये है, अल्लाह की तरफ से इतना एक गिफ्ट है, और तुम सीख भी रही हो, यू विल बी दिस, यू विल बी दैट, लेकिन तुमने नहीं जाना। और फिर जब मैंने कहा कि भी मैं तो जा रही हूँ, तो बहुत नाराज़ हुए थे मुझसे। ही डिडंट केयर फॉर दैट एट ऑल। तो दैट इज़ माई, एंड आई कुड नेवर लीव इट, यू नो शाहिद। और वहाँ भी जाके मैंने कहा हाय, मैं आ तो गई हूँ, मेरे म्यूज़िक का क्या बनेगा। बट ऑफ कोर्स आई फाउंड एक इंडियन स्कूल बनाया हुआ था, एक इंडियन सितार तबला प्लेयर ने, तो उधर मुझे कोई तबले वाला मिल गए। फिर कुछ जैज़ मैंने पहली दफ़ा सुना, तो मैंने कहा ये जो वेस्टर्न जैज़ है ना, वो हमारे म्यूज़िक का उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिमिलर है। फिर मैंने एक ईस्ट मीट्स वेस्ट जैज़ ग्रुप बना लिया, ताकि कम से कम आई शुड, जैसा भी है किसी ना किसी तरह मेरा हाँ म्यूज़िक फिर के आपने साथ रहे। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और छापा भी, जो सिंगर्स हैं, बड़ी जी सिंगर्स पाकिस्तान की, उस बारे में कुछ बताएं। जी, तो वो यही है ना कि जैसे एज़ वी वर डिस्कसिंग बिफोर, वो मेरा जो एक प्यार है, जो ललकारता है मुझे इधर पाकिस्तान, यू नो, इट इज़, आई एम सो, आई हैव रिमेन्ड रियली, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव रिमेन्ड वेरी डीपली कनेक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स दैट वाज सो इम्पोर्टेंट टू मी ग्रोइंग अप, राइट, एंड म्यूजिक बीइंग also very very important. तो वो at one stage about I think 2015 or so I decided कि भाई अब मैंने एक, I had met somebody, a filmmaker, वो बाद में हट गई, फिर then मेहरीन जब्बार came on board for a bit। तो वो हमने मिलके मैंने एक ग्रांट लिखा, and luckily I got that। they are so competitive, वो मुश्किल होते हैं मिलने, लेकिन वो एक उस ज़माने में एक bridging the cultural gap करके ना, between cultures but through the art of film। तो वो जब मिल गया, मैंने कहा भी मैंने तो फ़िल्म बनानी है, हालाँकि मैं खुद फ़िल्म मेकर नहीं हूँ, तो आई हैड अ फ़िल्म मेकर विद मी। बट आई देन केम टू पाकिस्तान एंड आई इंटरव्यूड हमारी जो जो जिनके साथ मेरा राब्ता बन सका, जो सिंगर्स हैं हमारी, एंड आई वांटेड टू हाईलाइट द रोल पर्टिकुलरली जो हमारी विमेन सिंगर्स हैं, कि इनका रोल एक पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या रहा है एज सिंगर्स, एज प्रोफेशनल्स, उनके साथ किस तरह का सलूक किया है हमारी स्टेट ने, वो उनके साथ उनकी क्या क्या उनकी मुश्किलात रही हैं, उनका उन्होंने किस तरह सामना किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑलमोस्ट लाइक अ हिस्ट्री, जिसे कह लेना, एक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मैं बयान करना चाह रही थी, लेकिन थ्रू द लेंस ऑफ द विमेन सिंगर्स। तो वो एक नहायत ज़बरदस्त, वो कई साल उस प्रोजेक्ट में लगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव सेवरल, मैंने उसके फिर डिफरेंट किस्म के कट्स बनाए, वो फिर कई इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल्स में चले हैं। इट हैज़ वन मैनी, अभी 8-10 तो अवार्ड्स जीत चुकी है वो फिल्म इन डिफरेंट, कौन से सिंगर्स हैं उसमें? उसमें जी मैंने इंटरव्यू तो बहुत का किया था, लेकिन अल्टीमेटली जो वेरियस कट्स में जो हु मेड इट इनटू द कट्स वर जो प्रोफेशनल हमारी थी, वो स्टार्टिंग विद उसमें ऑब्वियसली मदाम नूर जहान, हालांकि आई कुडंट इंटरव्यू, शी वाज ऑलरेडी गॉन, लेकिन उनके लोगों से लेना, यू नो, कि हम, आई रिमेंबर कराची में जब हमने शुरू किया था, पता नहीं किसी बाज़ार में, वी वर आस्किंग पीपल के जी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पसंदीदा कौन है, तो विदाउट फेल नूर जहान। फिर वो बताते थे कि क्यों मैं पूछती थी नूर जहान, फिर उसकी सारी सिफ्तें वो गिनवाते थे कि क्या चीज़ थी अबाउट, एंड आई थॉट दैट वाज फैसिनेटिंग बिकॉज मदाम नूर जहान, in fact like the character I played, right, she was outside the box। वो उनको कोई परवाह नहीं थी कि माशरे के क्या है नॉर्म्स, या यूं हैं या यूं बे, वो शी वॉज हर ओन वुमन, और वो अपने जो उनका तरीक़ाकार था, वो
उन्होंने उसी तरह कायम रखा, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उसके बाद मेंशन तो सभी का किया था, बिकॉज यू नो वी वेंट टू रेडियो पाकिस्तान इन कराची, जहाँ से कई शुरुआत हुई थे। तो उसमें फिर अपना क्या कहते हैं फरीदा खानम, सुरैया मुल्तानीकर, उनको मैं जाके मुल्तान में मिली, और फिर वो लाहौर आई शूटिंग के लिए, तो उनका भी है काफ़ी जिक्र, और उनकी लाइफ ऑल्सो स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर यंगर जनरेशन में आके एक कई इंटरेस्टिंग मिली। एक तो वो अपना क्या नाम है, उसमें सारा ज़मान का भी एक है कि भी एज अ somebody who comes from a different class of you know than the other women singers, कि उनके साथ भी क्या क्या चीज़ें वो कर सकी नहीं कर सकी, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक फैज़ की छोटी सी चीज़, एक दुआ गाई हुई है फिल्म में। फिर सारा रज़ा हु इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, और वो बड़ी चुलबुली अपनी वालदा के साथ, उन दोनों का एक बड़ा मज़ेदार इंटरेक्शन है कि वो वालदा कह रही हैं मैंने कि भाई हाँ हम जहाँ जाते हैं कहते हैं जी ये क्या अपनी बेटी को ले लेके फिरती हैं, फिर दोनों हंस रही हैं माँ बेटियाँ। फिर वो बेटी ने तो काफ़ी भी गाई, एंड देन वी फिल्म सम ऑफ दिस, वी हैड अ कॉन्सर्ट, आई वाज एबल टू रिक्वेस्ट फ्रॉम मियाँ सली, तो उनकी हवेली में एक सेशन हो रहा है, उसमें एक तरन्नम नाज गा रही हैं, फिर सारा रज़ा गा रही हैं, उसमें मेरा भी थोड़ा सा है। सो इट वाज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस, कुछ बड़ी अच्छे लोगों को। फिर आपके आपदा परवीन के साथ मैं मिली, और फिर आपदा परवीन का भी एक है टू शो कि किस तरह चेंजेस आए हैं ना हमारे माशरे में, कि शुरुआत कैसे हुए, फिर जब एक तरीके से एक ये रॉ चल पड़ी रिलीजियोसिटी की। सो आई ऑल्सो हैड नात ख्वान, मुझे नाम अब उनका भूल रहा है, बट शी इज सिंगिंग, एंड देन पीपल हु Is कुड, this available online somewhere इट for इज़ people to अवेलेबल, watch? उसके मल्टीपल वर्जन्स हैं, एंड सेवरल आर अवेलेबल अच्छा, ऑनलाइन। सारा रज़ा जी का आपने जिक्र किया जी ना, जी तो आई माइट मेंशन कि वो भी तकरीबन आप कह लें शुरुआत उनकी अजोका से ही हुई थी हमारे रियली, अच्छा प्लेस में। आई हाँ, डिडंट एक डिस्कवर दैट। उसने हमारा प्ले बुरका बगेंजा जिसके हाँ बारे जी में जी है, जी जी, उसके बीच में जो गीत थे वो सारा रज़ा ने गाए, रिकॉर्ड भी अच्छा किए और लाइव भी गाए। ओके, और वो भी अपनी मदर के साथ फिर अजोका हाँ काफ़ी मुझे रेगुलरली आती रही हैं। जी हाँ। और एक और जो बहुत अहम है, वो जो हमारी फिर क्लासिकी सिंगर हैं जो हाँ, वो गाती हैं, क्या नाम है उनका, शी इज़ द ओनली वन ट्रेन, वो रज़ा काजिम। इनफैक्ट रज़ा इज़ इन इट, रज़ा काजिम, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ म्यूज़िक एंड यू नो म्यूजिशियंस, और उन्होंने इन खातून को भिजवाया इंडिया टू लर्न विद द कुंदेचा ब्रदर्स, एंड शी is I think the only one who sings you know that music, जो this is not अच्छा, ख्याल। in like entire जी Pakistan? जी जी जी, उस तरह का जो है ना वो उसका कि नूर जहरा की क्या नाम था? नूर जहरा का भी है उसमें, बट नूर जहरा ने तो सिर्फ वो तो शी इज अ म्यूजिशियन ना, तो जी उसका जी भी एक Hmm. है मेरे पास इन द फिल्म, शी इज प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट दैट दे Yeah. क्रिएटेड। जी हाँ Hmm. जी हाँ। Hmm. अच्छा, on our way here, we were talking about how you keep coming back to Pakistan. और अभी आपने भी repeatedly बोला है कि you want to stay in touch at all times. जी But you mentioned that you moved away because you were too westernized for Pakistan. What does that even mean? ये तो आपने इतना गहरा सवाल कर लिया क्योंकि समझ नहीं आई थी ना उस वक्त। समझ नहीं आई। असल में बात यह है कि वो या आई मीन इसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइज, बट आई सपोज इट्स नॉट जस्ट वेस्टर्नाइज्ड, क्योंकि वाकई उसका क्या मतलब है, यहाँ बतेरे लोग हैं हु आर सिमिलर बट दे What लिव does विद इन कंस्ट्रेंट्स। टू मी what उस does the ज़माने word में mean? देखे ना जी, उस ज़माने के में जब कि मैं गई हूँ तो वेस्ट का एक लियोर था और वेस्टर्नाइजेशन का एक मतलब था, विच आई थिंक चेंजेस ओवर टाइम, राइट। तो उस वक्त जो मेरी समझ में थी बात, क्योंकि मैं यहाँ चेफ करती थी अंडर अ लॉट ऑफ पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि हर औरत पे नो मैटर व्हाट हर क्लास बैकग्राउंड इज एक हैं हमारे माशरे में, अच्छा, और तब तो बहुत थी। I'll act as a dummy in this conversation. अच्छा ठीक है? ठीक है, पूछिए। What constraints? भाई मसलन ये नहीं तुम कर सकती, एक मैं अभी उस दिन बता रही थी, माय पेरेंट्स हु वर अदरवाइज दे वर सो लिबरल, आखिर मैं उन्हीं की इजाज़त से ही बाहर गई हैं तो। लेकिन मदीहा वाज एट दैट टाइम, अब किनेड में मैं अभी शायद पहुंची थी कि नहीं थी, बट मदीहा वाज देयर, आई वाज नॉट येट इन किनेड, आई थिंक सीनियर मेरा ईयर था हाई स्कूल का। तो मदिया को तो मैं जानती थी, तो मदिया ने वो एक शी वाज डूइंग दिस प्ले हाउस ऑफ बनाडा एल्बा गार्सिया लॉर्का का,
तो वो मदिया बीइंग मदिया, उसको शायद इजाज़त उन्होंने नहीं पहले दी, तो मदिया बीइंग मदिया सेड कि अच्छा अंदर नहीं हो सकता ये प्ले जस्ट बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट डायरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस वर, तो मैं बाहर करूंगी। किनेड तो में। किनेड में ही ना, पीछे उनका एक एम्फी थिएटर, उस तो कहती है मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो विच इज़ द थिंग दैट आई रियली एडमायर्ड एंड लव्ड अबाउट मदिया, यू नो। तो वो ड्रामा उसने कहा मैं करूंगी, एंड देन शी वाज हैविंग ऑडिशंस एंड इट वाज अ प्ले ऑल विद विमेन कैरेक्टर्स। अब मैंने कहा भी, उसने कहा तुमने फलाना रोल करना है, अब मैं मरी जा रही हूँ ड्रामे में आने के लिए। पेरेंट्स सेड नथिंग डूइंग, नहीं तुम नहीं जा सकती। इतनी मैंने लड़ाइयाँ भी की, मदिया भी शराब, ऑल गर्ल्स कॉलेज हाँ में भी उसमें भी नहीं, बस ड्रामा नहीं करना, कुछ था कोई कीड़ा जो भी उनके दिमाग में उस वक्त के भी, एक यंग और आई एम नॉट इवन इन कॉलेज येट, स्टीरियोटाइप्स तो थे। हालांकि उससे पहले मुझे गाने का शौक था, तो मुझे एक मैंने रेडियो पे टेलीविजन पे शो भी किया था, बट माय फादर अकम्पनीड मी देयर, टुक Maybe छुट्टी। because your face wasn't visible. It was just a voice. No, that was I'm sitting there, my face is visible. फिर उनको डांट सुननी पड़ी फ्रॉम माय ग्रैंडफादर के, सुना है कि तुम्हारी बेटी जो है वो तो उसने गाना गाया टीवी पे आके, किसी उनके मैं नाना के दोस्त ने उनको कहा, तो सबको डांट पिटी। फिर नाना साहब को देखो, उन्होंने कहा अच्छा, उनके दोस्तों ने कहा बड़ा अच्छा गाती है, उसको बुलाओ हमारी ब्रिज पार्टी पे। हम वो बुला दिया उन्होंने, वो ठीक है अपने घर में मैं गा रही हूँ नाना और उनके दोस्तों के लिए। तो यू नो उन्हें इतराज ये था, क्या इतराज था कि किनेड कॉलेज में तुम ड्रामा करोगी तो मैं तो साथ जा नहीं सकूंगा। यही बात होगी, और डैडी ने कहा मेरा तो उधर नंबर। सो एनीवे उस तरह के फजूल किस्म के रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। फिर भाई जा सकता है लेट, तुमने नहीं, अगर मैंने चले जाना है कहाँ गई हो तुम, कब आओगी, हर 2 मिनट के यू नो वहाँ पे। अब ये तो नहीं थे फोन्स उस वक्त, लेकिन लोगों को घरों में फ़ोन करनी है कि कहाँ है बेटी। अच्छा अगर आपने कहा है कि आपने 8 बजे घर आना है तो नहीं आए, तो पुलिस को फ़ोन कर दिया आदमी ने कि भी बेटी मेरी कहाँ चली गई। दिस वाज टू मच। ये जो कंस्ट्रेंट्स की बात कोई आगे बढ़ाएं तो इसका एक रिएक्शन सारी दुनिया में ही है, और लेकिन वेस्ट में और है, पाकिस्तान में और है, वो है फेमिनिज्म और विमेन्स एमेंसिपेशन की जो सारी मूवमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम वोटिंग राइट्स और वर्कर्स राइट्स, इंटरनेशनल विमेंस डे और डेकेड ऑफ विमेन, और फिर फेमिनिज्म की बहुत सारी शक्लें हैं। तो उसमें यू हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड एट ए स्कॉलरली लेवल एंड एट ए पर्सनल लेवल। वो बताएं कि वो फेमिनिज्म किस चिड़िया का नाम है, और क्या वो चिड़िया का रंग वही है यूएस में जो पाकिस्तान में है? ये भी बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे दिमाग में फेमिनिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब था कि पीछा छड़ाओ इन patriarchal constrictions का, और just be free and liberated and do whatever you want without anyone asking you, right? But that is a very limited understanding of feminism, जो कि वहाँ पे पढ़ने से रहने से मुझे यही समझ आई कि उसका नाम जो आजकल हम जिसको लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं, जो कि बहुत ही एक महदूद किस्म की फेमिनिज्म है, जिसको जब when you understand that it is really about your personal freedoms, कि आपको इसी से गर्ज है कि भी मुझे पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, कि मेरी कोई रोक टोक ना हो, मैं जहाँ आना जाना चाहती हूँ, जिस किस्म का काम करना चाहती हूँ बस वो मैं कर सकूँ, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म एक्चुअली, यू नो। एंड when you obviously then I became interested कि भाई क्या, because I started to feel racialized, कि मैं एक ब्राउन औरत हूँ, मुझे वो कम तर समझ रहे हैं, नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ वुमन, खासतौर पे जो मर्द हैं, बट बिकॉज आई एम ब्राउन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो मेरे साथ जाते साथ ही शुरू हो गई ना बातें कि जी आप तो अच्छा, और एंड ऑल्सो बिकॉज इफ विमेन टेक केयर ऑफ देयर अपीयरेंस, तो वो कहते हैं कि ये तो सीरियस ही कोई नहीं है वहाँ पे, तो जब तक कि आप एक ridiculous, you know, they have an idea what a feminist should be. I didn't fit any of those boxes either. तो मेरा जैसा इंसान जो था वो तो I started realizing कि boxes हर जगह हैं, और ये एक फेमिनिज्म की अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक बहुत नैरो से बॉक्स की है, जिसमें वाइट मिडिल क्लास औरतें जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह फिट होती हैं, बाकियों के लिए वो फेमिनिज्म जो है ना वो इट्स नॉट इनफ। सो देन एक इंटरसेक्शनल जिसको हम कह सकते हैं ना फेमिनिज्म, उसकी सूरत मुझे आहिस्ता आहिस्ता ओवर द डेकेड समझ आने लगी, क्योंकि जो वहाँ की काली औरतें हैं, ब्लैक फेमिनिस्ट, उनको तो जी ना वो जैसे सजर्नर ट्रूथ ने कहा था लॉन्ग अगो, यू नो, शी सेड एंट आई अ वुमन,
क्योंकि उसको वो तो औरत ही नहीं समझते थे, पैक म्यूल समझते थे, बिकॉज यू आर उनकी जुड़ी हुई है स्लेवरी के साथ हिस्ट्री। उनको जब सफराजेट मूवमेंट भी शुरू हुई, वो भी गोरों के हाथ में थी और गोरी औरतों के हाथ में थी। काली औरतों को वो पासे कर रहे थे, हालांकि ब्लैक विमेन प्लेड अ मेजर रोल इन दैट मूवमेंट। वो अब हमें पता चल रहा है बिकॉज यू नो दैट इंटरसेक्शनल मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म हैज टेकन ऑफ। उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई आप क्लास को देखें, जो एक गरीब क्लास की औरत है, चाहे वो गोरी हो या काली हो या भूरी हो, उसके अलहदा मसाइल हैं। जो एक यू नो सेक्सुअलिटी के तौर पे एक चीज़ है कि भाई हर औरत जो है वो एक बिल्कुल ही एक हेट्रोसेक्सुअल मोल्ड में शायद नहीं आती, उनकी एक अलहदा, चाहे वो यहाँ पे हो या ना हो, वेस्ट में तो है। सो दीज डिफरेंसेस हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, वरना फेमिनिज्म का कोई मतलब नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी जैसे वो पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट्स की जो बात की थी कि यहाँ पे हम 8 बजे के बाद नहीं रह सकते, या पेरेंट्स वरी इफ वी स्टे, या आपका प्रोफेशन गाना नहीं हो सकता, प्रोफेशन ड्रामा नहीं हो सकता, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मगर क्या आप बाहर भी जहाँ पे आप रहती हैं, imagine you being a young girl even at this age, would you feel comfortable in walking alone outside at 8 p.m? That's an interesting question. It depends where you are. हर दफ़ा आपको लोकेशन का पता करना ज़रूर होता है, बिकॉज देर आर सम यू नो इनर सिटी में कुछ इलाके होते हैं जिनकी रेपूटेशंस ख़राब होती हैं, एंड ऑफ कोर्स women आर रेप। अगर आप वो अकेले आप जा रही हैं, जो एक हुआ था केस, एक सम वुमन वाज रेप जिसमें वेरी रॉन्गली 4 black young men were accused and they ended up serving prison and it was turned out to be false charges, but वो सेंट्रल पार्क जॉगर केस वो मशहूर हुआ था, रेप होती हैं अब, वो तो है। यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं लेट्स से एमएम आलम रोड पे हूँ, रात के 11 बजे भी हूँ, आई विल फील फाइन, बट अगर मैं इचरा चली जाती हूँ, दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन, सो दैट इज करेक्ट एवरीवेयर आई थिंक। या सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट ये जो हम पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, हाउ वी आर लिंकिंग इट टू being a feminist, ke I should be able to do whatever I want without you or whoever stopping me. And patriarchal, by that we mean that men are trying to tell us what to do. So with feminism in Pakistan, let's talk about Pakistan. In feminism, are we educating the wrong gender? Are we supposed to educate men about how to treat women, or is feminine only supposed to be for women? Because I read somewhere that there was this social worker who was talking and he said कि हम लोगों ने इतना फोकस किया है औरतों को लिबरेट करने में, औरतों को एजुकेट करने में, कि हम साथ में मर्दों को बताना ही भूल गए कि औरत ये सब कर सकती है। तो अब मर्द जब उस तरह की एक एम्पावर्ड औरत को देखता हो तो उसको तो समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसको तो सिखाया नहीं। हमने सारा फोकस औरतों पे इतना किया है कि अब मर्द कंफ्यूज हो गया। सो I wonder this, and since you are an expert, maybe you can shed some light on it. कि feminism, have we identified a very wrong problem that we are trying to solve? No, the problem तो है, that is a one problem. It's like I was saying, feminism जो है ना, to be for me now, feminism is a very broad term. It encompasses rights for a lot of people. It is not only biological women of a particular class, which was how feminism की understanding शुरुआत वेस्ट में तो certainly उसी तरह हुई थी, और यहाँ पर भी अगर आप बर्रे सगीर में भी देखें तो वो पढ़ी लिखा तबका ही हमेशा होता है ना, जो वो उसको अपनाता है, या जो उनकी अपनी लोकल इंडिजिनस फेमिनिज्म्स की भी हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो वेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जनरली येस वी इट इज़ अबाउट, अगर आप बहुत ही ब्रॉडली लें, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। लेकिन एम्पावरमेंट का जो भी जो लफ्ज़ है ना, वो बड़ा सख्त लिमिटेड है टू दिस वन कॉन्सेप्ट कि औरत जो है अगर उसको हर किस्म के ये राइट्स मिल जाएं तो फेमिनिज्म आ गई। इस तरह तो नहीं है ना। यू नीड जॉब्स, you need education, and you need to, yes, you need support of all sectors of society. तो उसमें मर्दों का शामिल होना एक फेमिनिस्ट मूवमेंट में तो it's absolutely essential. उनके बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? They are half the world. फेमिनिज्म से चलते चलते आपने एक और डायरेक्शन भी आजकल ली हुई है, वो है अंडरस्टैंडिंग द क्वियर फिनोमिनन। पहले तो क्वियर या गे का और मतलब होता था, अब कुछ और मतलब हो गया है। वो आपका क्या ये नया एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन है? जी, सो आई मीन आई थिंक वही वाली बात है कि थिंग्स कीप ऑन शिफ्टिंग, राइट। सो जैसे फेमिनिज्म के एक नैरो अंडरस्टैंडिंग और नैरो रूट से वो
खुलती चली गई है ना, उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन है उसमें फिर क्लास एंगल आ गई, बिकॉज नाउ वी हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ब्लैक लिबरेशन फेमिनिज्म, मी टू फेमिनिज्म। तो अब क्वियर आसान स्टडीज, जुबान में जरा बता दें क्वियर है क्या तो चीज? क्वियर जो है दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स विद इन फेमिनिस्ट थियरी। और इसमें LGBTQ, इसमें ये एक आइडिया जरा के आसान क्वियर, जुबान में बताएं हाँ ना। जी, कि इसमें सेक्सुअलिटी पे एक फोकस है कि भाई एक औरत अगर वो या मर्द भी इसमें, दिस इज वेयर मेन आल्सो कम इन, एंड आल्सो पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई ईदर एज मेन और एज वुमेन, जिनको हम कहते हैं कि जो बाइनरी है ना, औरत मर्द, ये भी एक तरीके से बहुत से मुआशरात में चैलेंज हो रहा है, क्योंकि इसका लोग कह रहे हैं कि ये भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। तो मर्द और औरत के दरमियान तीसरी जिन्स है, एक तीसरी जिन्स एक ही जिन्स है कि उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, और वो क्या वाकई वो मर्द और औरत के अलावा भी कोई तीसरी जिन्स तो हो सकती आपके यहाँ है नहीं थर्ड जेंडर? पाकिस्तान में है सबसे, यानी कि एक हिस्टोरिकली आप ज्यादा जानती हैं, आप जरा बताएं। नहीं आप, तो they आपके actually भाई have rights ऑफ है। कोर्स ख्वाजा सिराज जिनको हाँ। हम कहते हैं आजकल, ये जो हैं ये तो हमारे माशरे पूरे बड़े सगीर के बड़े पुरानी एक सिंफ है, दिस इज नथिंग न्यू। Queens के साथ होते हाँ, हैं। तो इनको कहना, दे आर पार्ट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वियर। लेकिन फॉर मी क्वियरनेस जो है ना, इट इज सिंपली जो आप चैलेंज करें स्टेटस क्वो को, जो कि जो नॉर्म्स आपके, रूल्स जो आपके एक बने हुए माशरे में, जो भी चाहे वो अपने आप को मर्द कहे या औरत कहे या नॉन बाइनरी कहे या जो भी उसकी, वो when they challenge those norms of behavior, when they challenge those norms कि भी अगर आप औरत हैं तो ज़रूर आपने इस तरह के कपड़े पहनने, आप मर्द हैं तो ज़रूर आपने बुशर्ट और पैंट पहन के आनी है, ज़रूर, जो भी चैलेंज करे वो क्वियर है, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म से हट के कुछ चीज़ कहना चाह रहा है, करना चाह रहा है, फ़र्क तरीके से रहना या रहनी चाह रहे हैं, या अब तो हम उनको देम कहते हैं। पीपल से डोंट कॉल अस ही और शी, वी आर दे। Do you think that this movement has come forth because there's nothing else left to fight for? No, I think this is movement has always been around. These are people. देखें ना जी, अगर आप फेमिनिज्म को oppression के साथ समझते हैं ना, कि फेमिनिज्म was a movement that got started क्योंकि एक सेगमेंट था सोसाइटी का जो बहुत ओप्रेस फील कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ सर्टेन जेंडर। तो उसी आप सोच को लेके जब आगे चलते हैं, तो दीज आर ऑल सेगमेंट्स और सेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी जो बिकॉज ऑफ हु दे आर, उनके खिलाफ एक ओप्रेसिव सिस्टम है। उनको या तो मजाक बनाते हैं उनका, या उनको कहते हैं इनको ये कौन लोग हैं, इनको पास से करो। whoever feels marginalized in society, उसके राइट्स होते अच्छा, हैं। एक बात रह गई जरा, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, कि आपने फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपने यूएस में काफ़ी एक्टिव हैं, यहाँ भी आप एक टॉक दे रही हैं, और वहाँ पर और ग्रुप्स हैं। लोगों को यहाँ नहीं पता कि अमेरिका के अंदर एक इजरायली मजालिम के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट है, उसके बारे में मुख्तसरन थोड़ा सा बताएं। आपको रैलीज में भी आपने जॉइन किया। तो ये तो देखें शाहिद, सिंस द डे आई सेट फुट 79 में, हालांकि उस वक्त मुझे कोई ज़्यादा नहीं पता था कि ये क्या है, मैंने वहाँ जाते ही देखा कि भाई वहाँ पे अमेरिका में फ्रीडम जो है वो लिमिटेड है। कहने की बात है कि हर चीज़ के ऊपर फ्रीडम है, बिकॉज इफ एनीबॉडी वाज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट पैलेस्टीनियन राइट्स, उनको दबाने की बड़ी सख्त हमेशा कोशिश रहती थी। तो मी बीइंग कि भी मैंने तो इससे हर चीज़ से आपने अगर निजात लेनी है, तो जो आई ऑलवेज वाज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग फॉर राइट्स। अगर इसके राइट्स हैं, उसके राइट्स हैं, इफ़ यू फाइट फॉर राइट्स, यू कांट जस्ट से आई एम ओनली फॉर वुमेन्स राइट्स, आई एम ओनली फॉर सो एंड, यू हैव टू बी देन अ पर्सन हु बिलीव्स इन राइट्स फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये मेरा बड़ा पुराना वो है। और आजकल जो हो रहा है, आई मीन आई फॉट दिस बैटल थ्रू एकेडमिया। एकेडमिया में ज़ायनिस्ट जिसको हम कहते हैं ना, हु बिलीव के
इजराइल राइट और रॉन्ग, जो कि हर यहूदी इसमें नहीं बिलीव करता, लेकिन वो अमेरिका में जायनिज्म बहुत स्ट्रांग है और जायनिस्ट जूइश लॉबीज बड़ी स्ट्रांग है। उनकी पैसे और उनकी बैकिंग के बगैर कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन उनके खिलाफ भी कोई लोग तो हैं। वो मैं कह रही हूँ ना कि उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, नॉट ओनली नॉन पीपल लाइक अस हु आर नॉट जूस बट ऑल्सो जूस। वो आजकल शुरू हुई है एक मुहिम कैंपसेस पे, अमेरिकन सिटी स्ट्रीट्स पे, दुनिया भर में, जिसमें यहूदी लोग खुद अंडर द नेम ऑफ नॉट इन आवर नेम, अंडर द नेम ऑफ जूइश वॉइस फॉर पीस, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रैलीज, मार्चेस एंड राइटिंग लेटर्स टू ऑल ऑफ द पॉलिटिशियंस कि तुम लोग डिसइन्वेस्ट करो, BDS मूवमेंट। एंड दे आर, उनकी अपनी विद इन जूइश कम्युनिटीज में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज दीज यंगर एंड इवन ओल्डर जूस हु डोंट बिलीव इजराइल राइट और रॉन्ग एंड हु बिलीव इन राइट्स ऑफ पैलेस्टाइन, हु बिलीव के फ़लस्तीन को एक उन्होंने कॉलोनी बना दिया है, और वो बाहर निकल के कह रहे हैं कि बंद करो इसराइल जो है, इट शुड टर्न इनटू इट शुड बी अ फ्री कंट्री फॉर एवरीबडी। सब लोगों के दिमाग खराब हुए हैं कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि हो रहा है, लेकिन हाँ, ये बताएं कि एक रैली में आप शरीक हुई थी, ये आखिर में थोड़ा हाँ सा जी, एक नमूना, वहां पर एक न्यूयॉर्क में एक ये प्रो पैलेस्टाइन रैली बड़ी जबरदस्त हुई थी, उसमें आपने बोला भी था और कुछ गाया भी था, और वो गीत वही था जो अजोका से आप लेके गई थी, तो वो थोड़ा सा बता भी दें और सुना भी दें थोड़ा सा। वो यही था So that we एक्चुअली, wind मैंने up. देखें बात वो यही, आई एम सो ग्लैड वी हैव कम बैक टू दैट बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ शोज द होल आर्क, राइट। और वो बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि वो जो एक टोना अचंबा गावांगी मैं रूठरा यार मनावांगी, वो जैसे कि आपके ड्रामे बरी में मेरे कैरेक्टर ने वो गाया था, उसके बड़े सख्त पॉलिटिकल मीनिंग्स हैं। और वो पॉलिटिकल मीनिंग्स यही हैं कि वो एक आवाज़ एहतजाज की खड़ी होती है रियासत के खिलाफ, जो जब वो रियासत जो है उप्रेस करती है किसी को, स्टेटस को के खिलाफ है। तो वो तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिट हो रहा था। तो मुझे एक वन ऑफ द रैलीज दैट आई अटेंडेड was for the जनीन फ्रीडम थिएटर, जो कि एक बड़ा मशहूर थिएटर ग्रुप है इन रमल्ला, इन जनीन रेफ्यूजी कैंप वेस्ट बैंक में। और मैंने उनको विजिट भी किया हुआ है, मैंने उनके बारे में लिखा हुआ भी है, मैं एक दफ़ा गई थी उनको मिलने। और तो ये जो रैली, हाँ जी, ये जो, हाँ, लेकिन बस मैं सिर्फ ये कहूंगी वो रैली इसमें जी फुटेज देखी है, 100 we were over 1,000 and I went, it ended in टाइम स्क्वायर ऑन ब्रॉडवे, जो कि एक बहुत मशहूर गैदरिंग स्पॉट है, टूरिस्ट भरे होते हैं वहाँ पे, लोग परफॉर्मेंसेस। तो मैंने उन्होंने कहा कि जी इख्तिताम आप पे और आपके गाने पे होगा। वो पूरी रैली हम घंटे से चले हुए थे, पता नहीं न्यूयॉर्क लाइब्रेरी से, तो वहाँ पे मैंने फिर खड़े होके कुछ चंद अल्फाज बोले, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, मैंने अजोका का मेंशन किया, मैंने कहा वहाँ से ये शुरुआत है। और ये गाना जो है मैं अब जनीन के, क्योंकि उनके लोगों को उन्होंने इम्प्रिजन किया हुआ है ना, मैंने कहा ये उनके लिए मैं ये गाऊंगी। थोड़ा सा जरा सुना दें। एक टोना एक टोना अचंबा गावांगी मैं, हाँ मैं रूठड़ा यार मनावांगी जी। It was lovely talking to you, Dr. Fawzia Afzal Khan. और जाते जाते ये भी बताएं कि लॉरेंस ऑफ लाहौर की आप को राइटर भी हैं, जिसकी परफॉर्मेंस होने वाली है 17th of April। अगर ये पॉडकास्ट उससे पहले चल जाती है तो आप ज़रूर आएँ 17th April को वो ड्रामेटिक रीडिंग देखने आए। And have a good time. And thank you for watching another episode of Ajoka Podcast. You can let us know how you feel about these podcasts. And if you have some guests in mind that we should invite, let us know. And keep watching and like kare, share kare, subscribe kare. Wind up.